हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एनालिसिस को। एंड ट्रस्ट में आज की एनालिसिस बहुत अच्छी है वाली, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। सबसे पहले, इंडिया टू गिव लैंड फॉर I2U2 बैक्ड फूड क्रॉप पार्क्स। अगर कल का आपने टॉपिक देखा होगा तो हमने I2U2 कवर कर लिया है कि किस तरीके से इसको हम एक नए क्वाड के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, कौन सा क्वाड इसको नाम दिया गया ये पहले मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर आपको पता है 4 कंट्रीज़ आ रही हैं, इजराइल, US, UAE एंड इंडिया। ठीक, तो ये चारों कंट्री एक साथ कोलाबोरेट करेंगी। अलग अलग बेसिकली एरिनास की बात करते हैं तो वहाँ पर ये लोग कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ में। ठीक, चाहे आप वाटर की बात करिए, एनर्जी की बात करिए, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, स्पेस, फूड सिक्योरिटी, सब पे बेसिकली एक प्राइवेट पार्टनर एक आपको देखने को मिल जाएगा कि कैपिटल हम लोग डेवलप करने वाले हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या लाया गया, एक इंपॉर्टेंट बात क्या लाई गई मीटिंग के अंदर में कि हम लोग अप्रोप्रिएट लैंड कौन प्रोवाइड करने वाला है, इंडिया प्रोवाइड करेगा, ताकि यहाँ पर फूड पार्क्स को डेवलप किया जाए। ठीक, अब फूड पार्क की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन US एंड इजरायली प्राइवेट सेक्टर्स ने कहा है कि उनको इनवाइट किया जाएगा कि वो अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं, जो इनका इनोवेटिव सॉल्यूशंस हो सकता है, वो पर्टिकुलर इसमें कंट्रीब्यूट करें एंड इस पूरे प्रोजेक्ट को ओवरऑल क्या बना दे, सस्टेनेबल बना दे। नाउ यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो एक क्वेश्चन भी पूछा गया था इनसे कि क्या इसमें इंडिया के फार्मर्स इंक्लूड होंगे। तो यस, ये कहा गया, रिप्लाई क्या आया था कि जो सबमिट आपकी हुई है वहाँ से ये किया जा रहा है कि फूड पार्क्स, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, वो स्टेक होल्डर आपका कोई भी हो सकता है, तो सारे स्टेक होल्डर्स को हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे प्रोसेस में एंड ऑन बोर्ड लेके आएंगे, कंसल्ट करेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के पहले। ठीक है, यानी जहाँ तक हो सकेगा जितने स्टेक होल्डर्स होंगे उन सबको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फोर्स्ड वेस्टेज एंड स्पॉइलेज को हम लोग इसमें कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, ताकि हम क्या कर सके, आपका UAE की बात करते हैं तो वो भी $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा ताकि फूड पार्क्स को हम आपका क्या करें, क्रिएट करें। ठीक, यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया प्रोवाइड करेगा लैंड। ऑफिशियल बेसिकली बात करते हैं जिनको कंसल्टेशन प्रोसेस के लिए भेजा गया, तो उन्होंने कहा MP, गुजरात अभी कम फॉरवर्ड आए हैं इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी स्टेट से भी कोशिश की जा रही है, ये उम्मीद की जा रही है कि वो आके ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स टू गो अप सेंटर। अब टोटल जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है 21-22 का, ठीक, 21-22 आपको पता है ना, अप्रैल 21 से लेके मार्च 22 तक ये 341.63 मिलियन टन्स का एस्टिमेशन लगाया गया था। इसमें 7.03 की इंक्रीज देखने को मिली है, 21%, यानी पिछले 2021 के फिगर के कंपैरिजन में 21% का आपको इंक्रीज देखने को मिला है। ये आपके सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स में है, रिमेंबर दैट। ठीक, पहले क्या होती है, सरकार अंदाज़ा लगाती है, ठीक है, कि पूरे साल में ये चीज़ें होने वाली है। जैसे ही 6 महीने बीतते हैं, 3 महीने बीतते हैं, तो एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि भाई पिछले 3 महीने में हमने सोचा था ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं, अब हम कुछ और एस्टिमेट लगाएंगे। ठीक, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, सेकेंड एडवांस एस्टिमेट आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं तो जो आपकी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो एरिया है एंड जो प्रोडक्शन है उसके अंडर में अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपका ये प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जो टोटल हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन है वो आपका 27.48 मिलियन हेक्टेयर्स आपको देखने को मिल गया था सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स के तहत में इन 2021-22। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कल मैंने आपको जेंडर गैप इंडेक्स में ये बताया था कि पिछले साल इंडिया की रैंक 146 थी, नहीं 146 इंडिया की इस बार रैंक थी लास्ट। रिमेंबर आपको कौन से टॉपिक में थी, ठीक, आपके हेल्थ एंड सर्वे की पार्ट में अगर आप देखें, हेल्थ एंड सर्वाइवल में इंडिया ने सबसे वर्स्ट किया था, वो आपकी 146 है। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि वो आपकी स्लाइड में, कल की स्लाइड में मिल जाएगा कि पिछले साल 156 आउट ऑफ इंडिया कौन से नंबर पे था जेंडर गैप इंडेक्स में। ठीक है, इस बार तो 135 है। नाउ सेंटर ने ये भी कहा है कि आपके जो फूड, वेजिटेबल, हनी, स्पाइस, फ्लावर, मेडिसिनल प्लांट्स है, इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, पर्टिकुलर इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में फूड जो प्रोडक्शन है वो 107.1 MT कंपेयर, बेसिकली अगर आप देखेंगे पिछले साल के कंपैरिजन में 5 MT का आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वेजिटेबल की बात करते हैं तो इसमें भी 4 MT का लगभग आपको इंक्रीज देखने को मिल गया है। ठीक, अनियन प्रोडक्शन की बात करते हैं, पोटैटो की बात करते हैं, टोमेटो की बात करते हैं, तो इनकी भी ईल्ड अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में करेंगे तो आपको इंक्रीज देखने को मिल जाएगी। और एक और चीज़ है, फार्मर्स ने पिछले साल, क्योंकि इनके प्राइसेस ड्रॉप हो गए, इनका जो प्राइस था वो बहुत कम हो गया, तो इसके लिए एजिटेशन भी किया था। ठीक है, कितना कम प्राइस है, जितनी हमारी लागत नहीं है, जितना हमने इनपुट नहीं किया, उससे बहुत ही कम हमको आउटपुट देखने को मिल रहा है। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स टू गो अप। किसने आपकी रिपोर्ट निकाली है, सेंटर ने। थोड़ा सा इसका डेटा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा उसमें आता है ये। ठीक, कि पिछले साल के कंपैरिजन इस साल आपके हॉर्टिकल्चर में इंक्रीज हुआ है, वेजिटेबल में इंक्रीज हुआ है, फ्रूट में क्या हुआ, पोटैटो में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी ओपन फॉर फीडबैक। जब भी सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है तो उसको ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक, उसका एक, अगर आप देखेंगे तो ड्राफ्ट इन द सेंस क्या होता है,
प्रारूप तैयार किया जाता है कि ये अभी आप नेसेंट स्टेज में, इसको बाद में हम फाइनलाइज करेंगे। तो जो आपकी मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने क्या किया, ये आपकी ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली थी, नेशनल पॉलिसी ऑन डिसेबिलिटी। पहले जो इसकी डेट थी कि आप इसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप क्या इसमें क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो जुलाई 9 थी। पहले इसको एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड करके जुलाई 15 किया गया। अब फिर से ये इसका सेकेंड एक्सटेंशन है एंड अब इसको अगस्त 31 तक एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, कि अब अपना क्या कर सकते हैं, इसमें आप फीडबैक देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जो आपके एक्टिविस्ट है उन्होंने डिमांड की है कि आप इस पॉलिसी को साइन लैंग्वेज में और रीजनल लैंग्वेज में क्या करिए, ट्रांसलेट करके दे दीजिए, ताकि ये ईजी हो जाएगा लोगों को समझने में एंड फिर अपना फीडबैक देने में। ठीक, ये जो सेकेंड एक्सटेंशन है किसने दिया है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज। ड्राफ्ट पॉलिसी की बात करते हैं कि इसमें रिवीजन की जरूरत है, जो आपकी 2006 में ड्राफ्ट हुई थी उस पॉलिसी में कुछ चेंजेस की जरूरत है एंड उसी के तहत बेसिक आपका ये लाया गया है। नेशनल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2007, पार्लियामेंट एनैक्टिंग द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 की बात करते हैं। मीनवाइल जो भी आपके डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट है वो साइन लैंग्वेज एंड अभी हमने देखा रीजनल लैंग्वेज में क्या बात कर रहे हैं इसके ट्रांसलेशन की, तो ये भी बेसिकली एश्योर कराया गया कि जुलाई एंड तक ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। देन आप इसको समझ के इसका जो कंसल्टेटिव प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजी करके जो भी आपका ड्राफ्ट है ना, जो लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको समझा के उनका फीडबैक हम तक पहुंचाइए। नाउ सेंटर गेट्स टाइम टू रिप्लाई ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको पता है फंडामेंटल ड्यूटीज के पास, हमारे पास जब हमारा संविधान बना तो हमने टोटल 7 फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया। ठीक, अब ये 7 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें अमेंडमेंट किया गया। सॉरी, राइट टू आरटीए एक्ट आर्टिकल 51A अमेंडमेंट में 86 2002 में क्या किया गया, एक 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी इंक्लूड कर दिया गया, दैट हु इज अ पैरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी व्हाट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, है ना। यानी ये पेरेंट की एक तरीके से गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो क्या करेंगे, अगर आप देखेंगे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 से 14 साल के बच्चों को वो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। एल्स आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम के लिए अबाइड करना। ठीक, आपके आइडियल्स को, नेशनल स्ट्रगल और फ्रीडम को उसको चेरिश करना, सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना, डिफेंड करना कंट्री को एंड नेशनल सर्विस प्रोवाइड करना, हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, है ना, भाईचारे की फीलिंग को बढ़ाना, वैल्यू प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज को, प्रोटेक्ट करना, इंप्रूव करना एनवायरमेंट को, साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड वायलेंस को एब्जॉर्ब करना, स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस यानी सारे स्फीयर्स में एक्सीलेंस की तरफ जाना। ठीक, आपको मुझे बताना है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज क्या संविधान के बनते समय ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी गई थी या बाद में इसको ऐड किया गया। ठीक, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो मैं यहीं पर आपको बता दूं, क्योंकि आर्टिकल 51A है। ठीक, शायद ये उस टाइम पे ना रही हो, इसीलिए 51 आर्टिकल को हमने आगे ए ऐड कर दिए, है ना, वरना हो सकता है हम आर्टिकल 52 दे देते। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताएंगे। नाउ अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को सेंटर को अलाउ कर दिया। सेंटर ने टाइम मांगा था कि भाई हम अपनी जो रीट पिटीशन है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने की बात बताई जा रही है, जैसे आपके राइट बेसिकली राइट्स होते हैं, है ना, उसको फंडामेंटल राइट्स को आप इम्पोज करते हैं, एनफोर्स करते हैं, सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करने की बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें पेट्रियोटिज्म, यूनिटी, कॉम्प्रिहेंसिव वेल डिफाइंड लॉज होने चाहिए, उसकी बात की जा रही है। उस पर सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमें 2 महीने का टाइम दीजिए, हम आपका रिप्लाई फाइल कर देते हैं। ठीक है, ये जो बेंच है ये अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के सबमिशन पे आई है एंड उसके बाद ये आपका जो टाइम था इसको अवॉर्ड कर दिया गया। ना, अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, कौन से आर्टिकल में, ये मुझे बताइए। नहीं अगर आ रहा है मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कौन से आर्टिकल में है, मैं बताती हूँ। ये सरकारी वकील होते हैं, सरकार की तरफ से कुछ प्रेजेंट करना है तो ये कौन प्रेजेंट करेगा, आपके अटॉर्नी जनरल करेंगे। ठीक, कोर्ट ने ये भी अलाउ कर दिया स्टेट को टू ज्वाइन इन विद देयर टेक ऑन द इशू एंड फाइल द रिस्पॉन्सेस, यानी जो आपकी स्टेट्स हैं वो भी आ सकते हैं, उनका क्या स्टैंड है, वो क्या चाहते हैं, उन सारी चीज़ों को आप क्या करिए, पर्टिकुलर अपना स्टैंड लीजिए, इसमें फाइल कर दीजिए। ठीक, इसमें क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एनफोर्स हम करना चाहते हैं, क्यों, ताकि नए इलीगल जो ट्रेंड है प्रोटेस्ट के, है ना, लोग क्या कहते हैं, भाई हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, हम कुछ भी बोलेंगे, हम यहाँ पर रैली करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, उन सारी चीज़ों को बेसिकली क्या करने के लिए, कहीं ना कहीं रोकने के लिए। एंड ये जो ऑर्डर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, उनकी डिमांड मीट करने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं, इन सारी चीज़ों में अमेंडमेंट लाने के लिए आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने की बात कही जा रही है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डेब्यू एडिशन ऑफ CUET EUG टू बिगिन टुडे इन 500 सिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन आई वुड से कि आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो कॉमन एंट्रेंस होने वाला है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट। ठीक, पता है ना कि आपके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलग अलग एग्जाम्स कराती है, कहीं पर जल्दी होता है, कहीं पर कम होता है, कहीं पर मार्किंग बहुत ईजी होती है, कहीं पर टफ होती है। तो किसी को अच्छे कॉलेज में ईजिली एडमिशन मिल जाता है, किसी को खराब कॉलेज में भी नहीं मिल पाता है। ठीक, इसके लिए कॉमन
एंट्रेंस लाई जाने की बात की जा रही थी, उसका पहला जो फेज है आज से स्टार्ट होगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हैं, ये बिगेस्ट एंट्रेंस टेस्ट है इंडिया में, जहां पर 18 लाख रजिस्ट्रेशन आपको देखने को मिलते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करते हैं, फाइनल चेक करेगा लॉजिस्टिक्स में। यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो हम एक पूरा ट्रेंड बनाना चाहते हैं ना, ताकि सबके लिए फेयर लेवल बना सके कि एक ही एग्जाम है, आप इसको क्लियर करिए, फिर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आप क्या कर सकते हैं, बेसिक एडमिशन लिख सकते हैं। पिछली बार हमने देखा था बहुत ही अनरिलायबल सा दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर आप कट ऑफ देखेंगे दैट इज 100%। कैन यू बिलीव, आप सोच सकते हैं कि 100% कट ऑफ रखा जा रहा है। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस किए थे। जिसने नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए पीछे जाके, बिकॉज अगर मैं इसको वापस से रिपीट करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सेकंड फेज, इसको 2 फेज में कन्वर्ट कराया जाएगा पहली चीज़, ठीक है। जिसका सेकंड फेज होगा वो आपका अगस्त में होगा। पहला आप देख रहे हैं जुलाई 17 में, एंड जो सेकंड फेज होने वाला है वो कब होने वाला है आपका, पहला फेज इसका अभी होगा एंड सेकंड फेज इसका आपका अगस्त में होने वाला है, ठीक है। अगस्त 20 तक आपका ये एग्जाम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो नीट है आपका, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके स्टूडेंट्स अडॉप्ट करते हैं आपके मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए, आप देख सकते हैं, वो आपका जुलाई 17 में होगा। इसीलिए पार्ट रखा जा रहा है कि उसके बाद आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जा सके। नाउ मिशन शक्ति की बात करते हैं, ये एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंटरवेंशंस फॉर वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ गाइडलाइंस रिलीज की हैं, ठीक। कुछ बेसिकली अगर आप देखेंगे तो दिशा निर्देश रिलीज किए हैं ताकि मिशन शक्ति को हम क्या कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अच्छे से लागू कर सकें। यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम को लॉन्च किया था ताकि जो औरतें हैं उनका इंटीग्रेटेड एम्पावरमेंट हम कर सकें। एक प्रोग्राम लेके आए ताकि उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी को हम क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें। दूसरा, ये जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री है ये इंप्लीमेंटिंग बॉडी है स्कीम की। और अगर आप 15th कमीशन की बात करते हैं 21-22 से लेकर 25-26 तक, ये पीरियड के ड्यूरिंग आपका ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया जाएगा। मिशन शक्ति का मेन काम क्या है कि जो वुमेन की लाइफ साइकिल है उसको हम सपोर्ट करेंगे, ठीक। इंटीग्रेटेड केस में उनको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, रिहेबिलिटेशन, उनको एम्पावर करेंगे। मिशन शक्ति के 2 सब स्कीम है, एक आपका संबल, दूसरा समर्थ्य। संबल के अंदर हम क्या करते हैं, वुमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं। समर्थ में हम क्या करते हैं, उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इनिशिएटिव्स की बात करते हैं अंडर संबल, इसमें आपका वन स्टॉप सेंटर होगा, जहां पर जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज होती हैं, चाहे मेडिकल स्टेट की बात करिए, पुलिस असिस्टेंस की बात करिए, साइकोलॉजिकल साइंस काउंसिल, ये सारी आपको एक ही छत के नीचे मिलेगी। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ताकि आपका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्रीज कर रहा है उसको हम एड्रेस करें, ठीक। एंड आपके जो चाइल्ड हैं, जो बेसिकली गर्ल चाइल्ड है, उनके एजुकेशन पे ध्यान दें। महिला पुलिस वॉलंटियर्स, ताकि आप वायलेंस अगेंस्ट जो वुमेन है उसमें बेसिकली इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर सके। वुमेन हेल्पलाइन एंड साथ ही साथ नारी अदालत की बात की गई, ताकि हम जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है बिना कोर्ट में जाए हुए, उसमें भी बेसिकली हम आपकी वुमेन को क्या कर सकें, जस्टिस प्रोवाइड करा सकें। दूसरा आपका समर्थ स्कीम आता है, इसमें हम जेंडर बजटिंग की बात करते हैं। जेंडर बजटिंग क्या है, जो जेंडर पैरिटी लेके आएंगे, यानी सिर्फ मेल को ही नहीं, फीमेल को भी बराबर हम आपका क्या देंगे, अधिकार देंगे, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो। स्वधार गृह की बात करते हैं, इसमें आपकी वुमेन एंड जो वुमेन इन द स्ट्रीट, जैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूट वुमेन हो गई, उनको रिलीफ प्रोवाइड कराया जाएगा, रिहेबिलिटेट, फिर से उनको वापस मेन स्ट्रीम लाइन में लाने की कोशिश की जाएगी। बहुत सारी वुमेन को मालूम, वुमेन के ट्रैफिकिंग में लेके गए, उनको छुड़ा के लेके आए तो समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनको फिर से रिहेबिलिटेट कराने के लिए लाया गया है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की बात की जा रही है तो इसको लाया जाएगा ताकि हम सेफ एकोमोडेशन वुमेन के लिए ला सकें, ऐसे लोगों के लिए जो अपने घर से दूर रहे हैं। नेशनल क्रेच स्कीम लाया जाएगा ताकि बहुत सारी ऐसी औरतें जो अपने बच्चों के साथ में रह के नौकरी करना चाहती हैं तो उनके बच्चों को क्रेच प्रोवाइड किया जाएगा ना, कि आप जब तक नौकरी पे रहेंगे आपके बच्चे यहाँ पर आके रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कैश इंसेंटिव दिया जाएगा हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए जो आपकी प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स है, ठीक। साथ ही साथ आपकी अम्ब्रेला ICDS स्कीम तो है जो आपकी समर्थ के अंदर में है। नाउ प्रेजेंट जो स्टेटस है स्कीम का, मिशन शक्ति में टोटल फाइनेंस 20,989 करोड़ रुपए का है। सब स्कीम संबल की बात करते हैं तो इंप्लीमेंट किया जाएगा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत, जिसमें पूरे के पूरे पैसे सेंटर प्रोवाइड करेगी, ठीक, निर्भया फंड से। सब स्कीम समर्थ की बात करते हैं तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड इसमें आप क्या देख सकते हैं 60-40 का रेशियो होगा सेंटर स्टेट के बीच में। आपके जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेट्स हो सकते हैं वहाँ पर 90-10 का रेशियो होगा, यानी सेंटर 90 रुपये देगी तो स्टेट आपके 10 रुपये देंगे। एंड कुछ ऐसी यूटीज जहाँ पर लेजिस्लेचर नहीं है वहाँ पर पूरी की पूरी फंडिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो पूरा आपका मिशन शक्ति के बारे में कौन मिनिस्ट्री है, क्या है, सब चीज़ हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स अनफिट फॉर द हाउस। नाउ आपकी मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके पहले लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक बुकलेट लॉन्च कर दी जिसमें 50 पेजेस
परसेंटेजेस ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जो पार्लियामेंट में आप यूज नहीं कर सकते। ठीक, अब इसका भी मैं आपको एक रोल बता दूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आपके आर्टिकल 1052 में क्या कहा गया है, दैट नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शॉल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड बाय हिम इन पार्लियामेंट, बट दिस इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट टू से व्हाटएवर ही वांट। ठीक, आपका कोई भी पार्लियामेंट का जो मेंबर है, ठीक, यानी आपका संसद का अगर कोई मेंबर है तो उसके ऊपर कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चली जाएगी, चाहे वो आपका पार्लियामेंट में कुछ भी कह दे। बट इसका ये मतलब नहीं है कि उनको एब्सोल्यूट राइट है कि वो जो मन करे वो कह दे, बट ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें वो कहते रहते हैं। आपने सुना होगा, बहुत डिबेट स्टार्ट हो जाता है, लड़ाई टाइप में शुरू हो जाती है। एंड इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपकी एक बुकलेट रिलीज की गई है कि ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे लोगों को डिसहार्म करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट को हार्म करते हैं, उनकी पर्सनल जो एक इंटीग्रिटी होती है उसको बेसिकली हार्म करते हैं। इसीलिए इन वर्ड्स को आपको यूज़ नहीं करना है। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं इंडियन पार्लियामेंट में जिसको आप असेंबलीज में या बहुत सारी पार्लियामेंट कंट्रीज के पार्लियामेंट में यूज़ नहीं करने दिया जाता है। ठीक, एंड पॉलिटिशियंस इसको बेसिकली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि सरकार अपनी क्रिटिसिज्म नहीं चाहती है, इसीलिए उन्होंने ये इंक्लूड कर दिया। ठीक, ये बेसिकली एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन रखेगा एंड आपके रूल्स ऑफ पार्लियामेंट को फॉलो करेगा। ठीक, रूल 80 रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करता है लोकसभा में। नाउ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स दिए हुए हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, इंग्लिश हिंदी अगर आप देख सकते हैं। प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, वो ऑथराइज है कि कोई भी अनपार्लियामेंट्री जो वर्ड्स है वो पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में ना देखे जाए। ठीक, जुमला जीवी, बाल बुद्धि, फैब्रिकेशन, फ्रॉड, तानाशाही, ठीक, बहुत सारे वर्ड अगर आप देख सकते हैं, हुलिगनिज्म, रूदलेस, ट्रेटर, लॉलीपॉप्स, ये सारे वर्ड है जिसको इंक्लूड हटा दिया गया। बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी हैं दैट जैसे यू आर डबल स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू बी फेयर, आई कर्स यू, है ना, मैं आपको बद्दुआ देती हूँ, आर यू ट्राइंग टू ग्रैग माय माउथ। तो ये सारे जितने वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की कैटेगरी में रखे गए। नाउ फिस्कल डेफिसिट रीन्ड इन CAD अ कंसर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ फिस्कल डेफिसिट एक सिंपल टर्म्स में ध्यान रखिए कि पैसा जितना आ रहा है उससे ज़्यादा जा रहा है। आपकी इनकम है 10,000, आप खर्चा कर रहे हैं 12,000, तो आप फिस्कल डेफिसिट से होके गुजर रहे हैं। क्लियर। नाउ यहाँ पर आपका CAD एक कंसर्न हो रहा है, क्यों? इंडिया का मैक्रो रिस्क हैव रिसीडेड इन रिसेंट वीक्स एंड कंसर्न अबाउट द फिस्कल डेफिसिट टारगेट बीइंग ब्रीच्ड में मिसप्लेस्ड। फाइनेंस मिनिस्टर ने असर्ट किया है कि क्योंकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार डेटरिएट होता चला जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरकार के एक अकाउंट का अगर आप देख सकते हैं या फिर आपके जो रेसिडेंट से रह रहे हैं, ठीक, उसके थ्रू आने जाने वाले पैसे आप इंडिया के बाहर कितना दे रहे हैं, इंडिया में जो पैसा आ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, दो तरीके से होता है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके और भी सब पार्ट होते हैं बट इसमें हम एक ही लेंगे, ट्रेड की बात करते हैं। ठीक, ट्रेड में क्या होता है, हम जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो चीज़ होती है। एंड दूसरा आपका आता है, अगर आप कह सकते हैं, जिसमें आपका कैपिटल अकाउंट आता है। ये जो ट्रेड वाला पार्ट है ये करंट अकाउंट में आएगा एंड कैपिटल में आपका आता है कोई FDI, बाहर वाला कोई इंसान है वो इंडिया में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज FDI कर रहा है। ठीक, तो ये आपके दो पार्ट हो गए। नाउ करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं तो उसमें मेन हमारा ट्रेड आता है, क्योंकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो बेसिक अगर आप देखें, सॉरी, इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, सॉरी आई टोल्ड यू रॉन्ग, है ना। इंडिया इम्पोर्ट करेगा तो इंडिया को पैसे बाहर देने पड़ेंगे, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया की तरफ पैसे आएगा। इंडिया एक्सपोर्ट कम कर रहा है, पैसे कम आ रहे हैं, इंडिया इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है, पैसे ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। ठीक, तो इंडिया के पास जितने पैसे आ रहे हैं उससे ज़्यादा इंडिया बाहर दे रहा है, इसीलिए आपको करंट अकाउंट डेफिसिट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, एलिवेटेड इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि आपकी महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ये दो ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमारी इकोनॉमी को क्या करने वाले हैं, हार्म करने वाले हैं। डाटा रिलीज किया है सेपरेटली, अगर आप देखेंगे तो उसमें ट्रेड डेफिसिट को क्या बताया गया कि जून में और ज़्यादा बढ़ गया है। ट्रेड डेफिसिट अपने ऑल टाइम में हाई होते हुए 26.2 बिलियन हो चुका है। ठीक, अगर आप देखेंगे रिटेल इन्फ्लेशन की तो वो भी 7.01% आपको देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ने बेसिकली बहुत सारे मेजर्स बताए हैं, सेंट्रल बैंक ने भी बताया कि ये अगर चीज़ें चलती रहे तो क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, गवर्नमेंट बेसिकली क्या करेगा, अभी उनको और थोड़ी सी, है ना, क्या कहते हैं जिसको हम कमर कसने की जरूरत है, वो अलग अलग मेथड्स अपनाएगा ताकि किसी तरीके से हम अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को क्या कर दें, कम कर दें। सिंपल टर्म्स में अभी ध्यान रखिए, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट किससे डिफाइन होता है, बहुत सारे इसमें टर्म्स होते हैं बट
बट मेन आपका ट्रेड होता है। ट्रेड में भी क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट आप ज़्यादा करेंगे तो पैसे ज़्यादा आएंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो बेसिकली पैसे ज़्यादा जाएंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल इंडिया एक्सपोर्ट कम कर रहा है, पैसे कम अंदर आ रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है तो यानी पैसे ज़्यादा इंडिया को देने पड़ रहे हैं, इसीलिए इंडिया में करंट अकाउंट डेफिसिट आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? कोई क्लियर नहीं होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा ना। ये फिस्कल डेफिसिट एंड बजट डेफिसिट का आपका पार्ट दिया हुआ है। ये आपके बड़े बजट डेफिसिट को थोड़ा सा देखते हैं। बजट डेफिसिट गवर्नमेंट के डेफिसिट का पार्ट होता है जो फाइनेंस किया जाता है शॉर्ट टर्म बोरिंग से। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है एंड जो जा रहा है उसमें डिफरेंस है, दैट इज ट्रेड डेफिसिट, है ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में ट्रेड डेफिसिट है, नॉर्मल टर्म्स में फिस्कल डेफिसिट होता है। बजट डेफिसिट में ध्यान रखिए जो पैसा बजट में आ रहा है, जो जा रहा है, ठीक, आने वाला कम है, जाने वाला ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, ठीक, 10,000 रुपये आपकी तनख्वाह है, 12,000 आप खर्च कर रहे हैं तो 2,000 रुपये आप उधार लेंगे। ये जो उधार है इसी को हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग से कह रहे हैं। एंड ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से ये सरकार आपकी आरबीआई से या बाकी सोर्सेज से ले सकती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो हम लेते हैं वो ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में होता है। सरकार उनको बिल देती है कि भाई आप ये रख लीजिए, हमको पैसे दे दीजिए, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम ये बिल आपसे लेके आपको इंटरेस्ट के साथ में पैसे वापस कर देंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। एंड इसी वजह से रनिंग डाउन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैश बैलेंस हेड बाय द आरबीआई, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो कैश बैलेंस है वो क्या हो रहा है, जाता चला जा रहा है। ठीक है, वैसे भी नहीं है क्योंकि ज़्यादा हो रहा था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपके डेफिसिट्स अलग देखने को मिल रहे हैं। नाउ केरला रिपोर्ट्स इंडियाज फर्स्ट मंकी पॉक्स केस, जो फर्स्ट नोन लैब कंफर्म्ड, रिमेंबर दैट, पहले भी आपने पढ़ा होगा, बट इस बार क्या हुआ, एक 35 ईयर ओल्ड मैन है केरला के, जो अभी स्टेट के कैपिटल में आए हैं 3 दिन पहले यूएई से। ठीक, इन्होंने आके बहुत अच्छी चीज़ की, इनको थोड़ा सा फीवर हो रहा था, थोड़े बहुत और साइन दिख रहे थे, ये गए डॉक्टर के पास और उन्होंने बता दिया कि भाई मेरी कंडीशन ठीक नहीं है। एंड मेरे जो जानने वाले थे यूएई में, वो भी किसी ने जो क्लोज कॉन्टैक्ट में थे वो क्या कर रहे थे, वो भी आपके मंकी पॉक्स से सफर कर रहे थे, तो इनको एमसीएच में रेफर कर दिया गया। ठीक, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखेंगे, उसके बाद इनका जो सैंपल लिया गया उसको पुणे भेजा गया एंड वहाँ पर पुणे में इंस्टीट्यूट जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वहाँ पर इस डिजीज को कंफर्म कर दिया गया। नाउ मंकी पॉक्स क्या है ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। वायरल जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक मतलब वायरल मतलब वायरस के थ्रू हो रहा है, जूनोटिक मतलब जो एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन हो रहा है। ज्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज में आपको देखने को मिलता है, जैसे सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। पहला जो केस है 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपका क्या किया गया था, फाइंड आउट किया गया था। मंकी पॉक्स वायरस की बात करते हैं तो सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में इसकी जेनेटिक ओरिजिन देखी जाती है। ठीक, दूसरा अगर देखेंगे कॉज क्या होता है, ये ऑर्थोपायरेक्स जीनल जो आपकी पॉक्सोवायरिडी फैमिली है उसको बिलोंग करता है। ये सेम वही फैमिली है जो आपकी स्मॉल पॉक्स की थी, बट स्मॉल पॉक्स का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा था, यानी स्मॉल पॉक्स से लोग ज़्यादा मरते थे। ठीक, एंड ऐसा माना जाता है स्मॉल पॉक्स आपकी दुनिया से 1980 में इरेडिकेट हो चुका है। सिम्टम्स की बात करते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, लिम्फ नोड स्वेल हो जाएंगे, धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी पर रैशेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रांसमिशन की बात करते हैं, मंकी पॉक्स वायरस इज मोस्टली ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। आपकी जो मंकी पॉक्स वायरस है वो ज़्यादातर ट्रांसमिट होता है ऐसे लोगों से जो आपके वाइल्ड एनिमल से आते हैं, जैसे रोडेंट्स या प्राइमेट्स। ठीक, बट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे भी यूआई वाला केस है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एक पर्सन का दूसरे पर्सन के अगर कांटेक्ट में आएगा तो हो जाएगा। म्यूटेशन की बात करते हैं, ये जो मंकी पॉक्स वायरस है डीएनए वायरस है। ठीक, यानी इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, आरएनए ये नहीं है, जिसमें 2 लाख आपको न्यूक्लियोटाइड बेसेस देखने को मिलते हैं। डीएनए वायरस है तो रेट ऑफ म्यूटेशन जो आपको देखने को मिलता है काफी कम है ना, आरएनए में थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता है। लो रेट ऑफ म्यूटेशन की वजह से इसका जो एप्लीकेशन है जीनोमिक सर्विलेंस में थोड़ा सा ईजी होगा एंड इसको अगर हम चाहें तो इसके लिए जल्दी से जल्दी मेडिसिन बना सकते हैं। ट्रीटमेंट अभी फिलहाल इसके लिए कोई रिकमेंडेड ट्रीटमेंट नहीं है मंकी पॉक्स के लिए। वैक्सीनेशन ऐसा माना जा रहा है कि जो आपकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो 80% इफेक्टिव है, यानी आपको लगी हुई है तो आपको चांसेस है कि ये नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बचपन में अपना मम्मी से कार्ड निकलवा लीजिए, देख लीजिए किसको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है ना, देन उसके बाद आराम से बैठिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्रेड डेफिसिट वाइडन्स टू रिकॉर्ड 26.1 बिलियन। अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रेड डेफिसिट आपका क्या है, 26.1, ये अपने रिकॉर्ड हाई पे आ चुका है। ठीक है, इतना देखने को कभी नहीं मिला था, एस्टिमेट 20.56 का था, बट अब ये ज्यादा हो चुका है। ठीक, आफ्टर द कॉमर्स इन मिनिस्ट्री रिवाइज अपवर्ड्स बोथ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट फिगर्स फॉर द मंथ। आपकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की फिगर्स आ चुके हैं, उसी के बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आपको इसका ये फिगर निकाल दिया है। ठीक, गुड्स की एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो 23.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ चुका है। इंपोर्ट की बात करते हैं तो 57.5%। आप देख सकते हैं, अभी मैंने पिछले साइड पर बताया इंपोर्ट आपका ज्यादा हो चुका है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, कुछ ज्यादा ही ज्यादा आ गया है एंड दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, पिछले ईयर की बात
करते हैं तो मर्चेंडाइज आपका ट्रेड डेफिसिट था 24.3 बिलियन था एंड इस बार आपका ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक, मेनली इंपोर्ट की बात करते हैं तो कोल्ड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जिसमें आपको बेसिकली अपवर्ड एक डायरेक्शन में इसका फ्लो देखने को मिल रहा है, यानी इन सारी चीज़ों का ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। किसी का प्राइस बढ़ गया होगा तो इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई होगी। ठीक, पेट्रोलियम, जेम, ज्वेलरी इंपोर्ट की बात करते हैं 38.3% है 38.53 बिलियन पे। सो रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि इन चीज़ों का हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, इन चीज़ों के प्राइसेस में जंप हो रहा है तो हमारा इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ रही है। दैट इज कितना हो चुका है 66.3 बिलियन यानी 57.5%। एंड आपका एक्सपोर्ट भी इंक्रीज कर चुका है 26.18 बिलियन पे आपका ट्रेड डेफिसिट आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा मुझे बताइएगा, विल डिस्कस दिस अगेन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एक्सपोर्ट बास्केट की बात करते हैं तो यह सारी चीज़ें आप देख चुके हैं क्या क्या हम एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो ये आपके 119% आ चुके हैं बेसिकली, एंड उसके बावजूद भी जो आपका पहला क्वार्टर था वहाँ पर 24.5% राइज आपको देखने को मिला था एक्सपोर्ट में, बट इम्पोज आपका 49.5% राइज हो चुका था। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन क्यों आपको ये ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। ठीक, बाकी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है, जो भी था मैंने आपको बता दिया। फिगर्स जो मेन आपको याद करनी थी वो पिछले साइड पे, होलसेल प्राइस राइज ईज टू 3 मंथ लो ऑफ 15.2% इन जून। ना ये थोड़ा सा मैं बता दूं, जब भी कोई सामान बनता है, ठीक, उसके बाद बन के वो आगे जाता है, आगे कहाँ जाएगा, होलसेल पे। ठीक है, तो होलसेल जब भी वो आपके चीज़ें बिकती हैं तो वहाँ पर हम एक इंडेक्स निकालते हैं कि उस लेवल पे महंगाई कितनी है, उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। होलसेल के पास रिटेलर के पास जाएगा, उस पर हम इंडेक्स निकालेंगे, दैट इज रिटेलर प्राइस इंडेक्स। फिर वो कंज्यूमर के पास जाएगा जिसको हम बोलते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर जो आपका होल प्राइस इंडेक्स है वो आपका 3 मंथ के लो पे आ चुका है ना, ऐसा नहीं है बहुत कम हो गया है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ये बहुत ज़्यादा आपका रेट है, बट पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। मई की बात करते हैं 15.88% आपको ये देखने को मिल रहा था, एंड जून में ये थोड़ा सा कम होकर 15.18% पे आ चुका है। ठीक, जो प्राइमरी आर्टिकल्स है अगर आप देख सकते हैं उसमें आपका प्राइस में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। फूड प्राइस का इन्फ्लेशन 12.41% है, 10.89% था मई में। ठीक है, तो मेन आपका ये जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स आपका बढ़ क्यों चुका है, क्योंकि मई में जो आपके फूड प्राइस था उसमें इन्फ्लेशन 10.89% था एंड जून में बढ़ के 12.41% हो चुका है। ठीक, देन आप ये देख सकते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने रिवाइज किए अप्रैल के होलसेल प्राइस इंडेक्स ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, कि यानी पिछले मंथ की अगर आप बात करते हैं कितना था, 15.08% का एस्टिमेट लगाया गया था एंड रिवाइज करके 15.38 का कर दिया गया। 15th सक्सेसिव मंथ है जब आपका जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो आपका 10% के मार्क के ऊपर है ना, 10% मतलब डबल डिजिट, इसके नीचे रहेगा तो 9, 8, 7 ये सिंगल डिजिट होता है। तो 15 महीने लगातार हो चुके हैं कि आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो 10% मार्क्स के ऊपर ही चल रही है। ठीक है, इसका जो मार्क है उसके ऊपर चल रही है, यानी बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है। मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि हाई इन्फ्लेशन इज जून वाज प्राइमरीली ड्रिवन बाय कंटिन्यूड गेन इन द प्राइसेस ऑफ मिनरल ऑयल, फूड आर्टिकल्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बेसिक मटेरियल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट कंपेयर विद द ईयर अर्लियर, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमको क्यों इतनी महंगाई देखने को मिल रही है, तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके मिनरल ऑयल, आपके फूड आर्टिकल, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, प्रोडक्ट्स, इन सब में आपको महंगाई देखने को मिल रही है, इसीलिए आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ चुका है। ठीक, नाउ LPG के राइस की बात करते हैं। जून बीइंग द फर्स्ट फुल मंथ आफ्टर द एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन फ्यूल प्रोडक्ट्स इन लेट में, फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेमेशन ड्रॉप्ड अ टाइड फ्रॉम 14.6 to 14.4। अब बेसिकली जून आपका पहला पूरा महीना है। ठीक है, अभी सरकार ने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी कट कर दिया। नाउ एक्साइज ड्यूटी में सिंपल टर्म्स में बता दूं ये क्या होता है, होल्ड ऑन, स्लाइड मैंने इंक्लूड नहीं किया, थोड़ा एंड में है तो जाने में थोड़ा टाइम लगता है ना, मैं इसी स्लाइड पे आपको बता देती हूँ। होता है क्या है, बेसिकली ध्यान रखिएगा कि सरकार ठीक अलग अलग टैक्स लगाती है। जैसे मैं सिंपल अगर आपको बता दूं, किसी भी जगह पे ठीक अगर आप देख रहे हैं कि ये आपका स्टेट है, इस स्टेट मतलब कंट्री की बात करिए, कंट्री के अंदर या बाहर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पे सरकार एक टैक्स लगाती है, उसी को हम लोग एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर वैट लगेगा, वो अलग अलग चीज़ें होती है, वो सिर्फ इंडिया के कंट्री के अंदर लगती रहती है। जब हम बाहर टैक्स लगाते हैं, यहाँ से जाने वाले इंपोर्ट एंड जाने वाला एक्सपोर्ट एंड आने वाला जो इंपोर्ट है उस पर अगर हम कोई टैक्स लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं ना। पहला ऐसा महीना है सरकार ने अभी आपकी एक्साइज ड्यूटी कम की थी। फ्यूल प्रोडक्ट्स की बात देते तो इसमें आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिला है कम, बट वो बहुत ही कम देखने को मिला है, 14.6% आपका हो चुका है। एंड मई की बात करते हैं तो 40.4% आपको देखने को मिल चुका है। ठीक, डीजल की इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो 4 महीने के अपने लो पे आ चुका है 15.9% पे, एंड मई में कितना था आपका 65.2% आपको ये देखने को मिल रहा था। तो दिस इज रिगार्डिंग LPG के प्राइस के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं।
नाउ व्हाट इट सेज इज गवर्नमेंट एक्सटेंड्स ROSCTL प्लान फॉर गारमेंट एक्सपोर्ट्स। एक स्कीम आई थी जिसमें रिबेट दी जा रही थी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड लिवाइज विल कंटिन्यू फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स अपैरल्स टिल March 31, 2024। ना सरकार ने क्या किया, जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है वो एक पर्टिकुलर का रिबेट लेके आई थी, छूट लेके आई थी टैक्सेस पे, ठीक है, ताकि आपके जितने भी गारमेंट या अपैरल के एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम हेल्प कर सकें, ठीक है। उनके टैक्सेस हटा देंगे, लिवाइज हटा देंगे, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा, बाहर के मार्केट में वो थोड़ा सस्ते दाम पे बेचेंगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब को क्रिएट करने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया था, अप्रूव किया था इस पर्टिकुलर स्कीम को। चेयरमैन की बात करते हैं ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो आपके नरेंद्र गोयंका जी, उन्होंने कहा है प्रेस रिलीज में कि जो ये जो SCTL है ये प्रोवाइड करेगा स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल पॉलिसी रिजाइम, ठीक, ताकि जो भी कॉस्ट एफिशिएंसी है, यानी अगर हम उनको टैक्स कम लगा रहे हैं तो उनका जो सामान होगा, जो भी कपड़ा है, मान लीजिए शर्ट की बात हो रही है, वो सस्ता होगा। 20 रुपए की शर्ट है, हमने उस पर 10 रुपए टैक्स लगा दिया, शर्ट 30 की होगी, बाहर जाते जाते 50 की हो जाएगी। अब ये 10 रुपए अगर हम बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा सस्ते में 40 में बेच पाएंगे, तो बाहर के लोग सस्ती चीज़ें ज़्यादा अच्छे से खरीदेंगे, तो हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ जाएगा, ठीक। GST की बात करते हैं, 2017 में इसके इंट्रोडक्शन के बाद में जो रिबेट थी आपकी स्कीम को, उसको ROSTL से मार्च 2019 में रिप्लेस कर दिया गया। तो दिस इज रिगार्डिंग आपके रिबेट के बारे में जो टेक्सटाइल्स में दी जा रही है। नाउ चाइना वेट्स एंड वॉचेस श्रीलंका क्राइसिस। हुआ क्या है बेसिकली, श्रीलंका का क्राइसिस आप सब जान सकते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है, चाइना पे ये ब्लेम किया जा रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, वेट एंड वॉच पॉलिसी को अप्रोच कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं चाइना क्या कर रहा है, आपके जैसे बाकी कंट्रीज को डेब्ट ट्रैप में बेसिकली ट्रैप कर लेता है, वैसे ही उसने श्रीलंका को भी डेब्ट ट्रैप कर लिया है। बट वहाँ से अगर हम बात करते हैं तो श्रीलंका के ऑफिशियल ने, फॉरेन स्पीक पर्सन ने क्या कहा है कि फ्रेंडली नेबर है, कॉपरेशन पार्टनर है, चाइना सिंसियरली ये चाहता है कि श्रीलंका इस पूरी जितनी भी चीज़ें दिख रही है, जितनी भी क्राइसिस हो रही है, उससे कहीं ना कहीं कोप अप करे, उसके फंडामेंटल इंटरेस्ट में काम हो, एंड अपनी डिफिकल्टीज को वो ओवरकम कर ले, और हम किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई भी डेब्ट ट्रैप नहीं लगा रहे, ठीक। तो एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो चाइना ने पहले इनको हेल्प दी थी, बट अभी फर्दर और श्रीलंका जिस उम्मीद में है कि चाइना और उनको बेसिकली फाइनेंस प्रोवाइड करेगा और हेल्प लेंड करेगा, तो उस तरीके की कोई हेल्प चाइना के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जा रही है। चाइना क्या कर रहा है, सिर्फ श्रीलंका को एक है ना वॉच कर रहा है कि किस तरीके से वो अपने ही ट्रैप से वापस आ जाए, एंड देन फिर चाइना अपने बैक ट्रैक में आएगा उनके साथ में ट्रेड करने पे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डेब्ट ट्रैप की बात करते हैं। चाइना बेसिकली ज़्यादा स्क्रूटनी फेस कर रहा है इन्वेस्टमेंट असिस्टेंट पे, एंड डेब्ट ट्रैप की बात करते हैं तो इस क्लेम्स पे चाइना क्या कर रहा है, टोटली इसके अगेंस्ट जाके खड़ा हो जा रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट अभी हम देख लेते हैं, हमारा जो लास्ट आर्टिकल है, दैट इज इंडियाज NSCS होस्ट मीटिंग ऑफ बिम्स्टेक। इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वो 2 दिन की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप की, साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की न्यू दिल्ली में। ये जो मीटिंग है ये एक एग्रीमेंट पर बेस्ड है, जो बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी चीफ्स ने एग्री किया था कि हम इस मीटिंग को करेंगे। इस पे एग्रीमेंट उन्होंने किया था मार्च 2019 में बैंकॉक में, ठीक। बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप की बात करते हैं तो एक एक्शन प्लान लेके आएगा ताकि हम साइबर सिक्योरिटी से बिम्स्टेक के रीजन में डील कर सकते हैं। नाउ बिम्स्टेक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग हो रही है कि हम जो भी आपका कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है मेंबर स्टेट के बीच में साइबर सिक्योरिटी को डील करने से लेके उसमें हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ में काम करने वाले हैं। इस मैकेनिज्म की बात करते हैं तो साइबर रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन हम एक्सचेंज करेंगे, साइबर क्राइम की बात करते हैं, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, साइबर नॉर्म्स की बात करते हैं। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ये जो एक्शन प्लान है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा विद द टाइम फ्रेम of 5 years after which the experts group cyber security will review the action plan, है ना। 5 साल के लिए आपका टाइम फ्रेम जो है इसमें इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद इस पूरे के पूरे जो भी आपका इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस है, क्या उसमें इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है, उस सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा। बिम्स्टेक की बात करते हैं, आप सबको पता है, आप देख चुके हैं 7 कंट्रीज है, ये है आपके इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक। इंपॉर्टेंस बिम्स्टेक की बात करते हैं, 1997 में फाउंड हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद में। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगी, 2.7 ट्रिलियन GDP आपको देखने को मिल जाएगी, एंड वर्ल्ड के ट्रेडेड गुड का 1/4 पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसका हम पार्ट देख चुके हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके साउथ ईस्ट एशिया 5 कंट्रीज आ रही हैं। साउथ की अगर आप देखेंगे, साउथ एशिया से बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, एंड साउथ ईस्ट एशिया से आपकी म्यांमार एंड थाईलैंड, 2 आपकी कंट्रीज आ रही हैं। 1997 में आया था, 25th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या, हमने इसमें 14 की इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर्स रखे हुए हैं आपके पूरे के पूरे बिम्स्टेक
बिम्स्टेक की बात करते हैं, बट क्योंकि हम इस पर कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए हम इसको कोशिश करेंगे 14 को 7 बेसिकली की एरियाज में कन्वर्ट कर देंगे। 6 सेक्टर्स की बात करते हैं तो पहले उसको लाया गया था ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। अब इसमें अलग अलग सेक्टोरल कॉपरेशंस को इंक्लूड करके आपके 14 सेक्टर बना दिए गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर भी एक पार्ट प्ले करता है। ग्लोबल पॉपुलेशन का 22% जो हम देख चुके हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात कर रही है। कोलंबो पैकेज की बात करते हैं तो जो आपका 5th समिट हुआ था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव का, बेसिकली अगर हम देख सकते हैं तो वहां पर मेन काम क्या था, फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक, वर्चुअली ये हेल्ड किया गया था आपका कोलंबो में। ग्रुपिंग्स के चार्टर की बात करते हैं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीगल पर्सनैलिटी दी हुई है। 11 आइटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे पहले आपके आर्टिकल में, जिसमें आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आपके सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखने को मिल रही है बे ऑफ बंगाल का। साथ ही साथ मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन जो आपके 14 बेसिकली आपके एजेंडा पॉइंट्स है उसको हमने 7 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके 7 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं ताकि जो 14 है उसको बेसिकली हम कम करके ज़्यादा फोकस कर सकें। अलग अलग कंट्रीज़ को अलग अलग पार्ट दिया गया है, इंडिया को सिक्योरिटी एंड एनर्जी इंक्लूड करके दिया गया है। मास्टर प्लान बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की, इसको भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो 18 से लेकर 2028 तक बेसिकली क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा। इसको डिवाइस एंड बैक कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। 264 प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको 126 बिलियन का हो जाएगा। इसमें आपकी एडिशनल फंडिंग की बात करते हैं ताकि हम टाइमली इंप्लीमेंटेशन कर सके प्रोजेक्ट्स का। अग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस होता है क्रिमिनल मैटर को लेके, कॉपरेशन होता है डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स को लेके, एंड नई टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफर की बात की जाती है कोलंबो में। नाउ अब स्ट्रेंथन करने के लिए हमें क्या काम करना चाहिए। ट्रेड पिलर नीड सपोर्ट, यानी जो ट्रेड है, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, कॉपरेशन है, उसको ज़्यादा कॉपरेट करने की जरूरत है। ब्रिजिंग द बे इन क्वेस्ट फॉर स्ट्रॉन्गर बिम्स्टेक, अगर आप देखेंगे तो फ्रेमवर्क होने के बावजूद भी कॉम्प्रिहेंसिव FTA 2004 में आपका आ चुका था, बट उसके बावजूद भी जो उसका गोल है फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए हमने क्या किया, बेसिकली जो 7 कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स थे FTA के लिए, 2 आपके करंटली इन प्लेस आ चुके हैं, बाकी 5 को अभी अप्लाई करना, बेसिकली इंप्लीमेंट करना अभी जरूरी है, वो सेकेंड आपका पार्ट है। नीड टू फाइनलाइज लीगल एग्रीमेंट्स, कोस्टल शिपिंग की बात करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट की, इंटर रीजनल एनर्जी ग्रिड कनेक्शन की, तो इसके लिए हमें लीगल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है। एमिनेंट पर्सन ग्रुप्स की बात करते हैं ताकि हम एक डॉक्यूमेंट विजुअलाइज डॉक्यूमेंट बना सकें जिसपे हम क्या करेंगे, काम करेंगे कि हमें इस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। ब्लू इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, डिजिटल इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। MSMEs की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स की बात करते हैं, किस तरीके से उसको प्रमोट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। पर्सनल टच की बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, कोलंबो की मीटिंग्स की बात करते हैं कहीं पर भी, तो अलग अलग पार्ट पे जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पर्सनल पर्सन हैं, एनुअल समिट की बात करते हैं तो वहाँ पर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनको आना चाहिए। एंड इस पार्ट पे अगर आप है ना, अगर मोदी जी मान लीजिए बिम्स्टेक की मीटिंग में जा रहे हैं तो उसका अलग ही रोल होगा, ठीक। तो पर्सनल जो आपके पॉलिटिकल मेंबर्स हैं उनको इसमें एंगेज होना चाहिए। बिम्स्टेक नीड्स ग्रेटर विजिबिलिटी। इंडिया की बात करते हैं तो G20 की समिट जो आपकी 2023 में होस्ट होने वाला है, वहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के इंडिया बिम्स्टेक के मेंबर्स को बुलाएं, उनको शोकास करें, है ना, उनके साथ में बेसिकली कॉपरेशन की और बात करें। सिंप्लीफाई कर सकते हैं ग्रुपिंग का नेम, सबसे पहले तो 12 वर्ड्स हैं, हम इसको 4 वर्ड्स में लाना चाहते हैं, बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी, जिससे हम इसमें और भी हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमने कवर किए हैं, एंड मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।